हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए हम प्रबंधन का जो 2500 प्रश्न का कोर्स कर रहे हैं उसका ये हमारा भाग 3 है। इसके पहले हम इसके 2 भाग कर चुके थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। एक प्रबंधन का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर आपको इसके पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देखते रहिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ प्रबंधन के MCQ की नहीं पढ़ना है। डिटेल वाली जो वीडियो है प्रबंधन की, वो मेरे जो दूसरा कोर्स चल रहा है पटवारी क्रैश कोर्स का, उसमें लगभग 30 क्लास हो चुकी हैं। उसमें मैंने इंग्लिश का, प्रबंधन का, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर सब कुछ करवा रही हूँ। अगर वो भी नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। वो वहाँ से आप प्रबंधन की डिटेल क्लियर कीजिए और यहाँ से MCQ कीजिए। पहले मैं डिटेल ही करा रही थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बोल रहे हैं मैं MCQ कराओ, तो इसलिए मैंने एक अलग ही कोर्स MCQ का ले आई हूँ। थोड़े दिन में आपको ये 2500 MCQ एक साथ भी आप इसको ले पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है। एक निर्दिष्ट मतलब निर्दिष्ट मतलब दिया गया, तो एक निर्दिष्ट कोई अनुसूची दी गई है, उसके अनुसार प्रतिदेय मतलब जो भी आप देय कर रहे हो किसी को उसके काम के लिए, एक व्यवसाय ऋण किस रूप में जाना जाता है। जो बिजनेस के लिए आपने ऋण लिया है और उसका आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है, टर्म लोन कहलाता है, स्टॉक कहलाता है, सिक्योरिटी कहलाता है। टर्म लोन मतलब आवधिक खर्च, मतलब अवधि का जो खर्च होता है, जिसमें आपको जो इसमें पूरे खर्च में जब भी आपका कोई आपको मतलब मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और जितना भी आप कमाते हैं उसमें आपको वो लोन भी का भी आपको देना पड़ता है जो आपने बिजनेस के लिए लिया हो, तो वो क्या कहलाता है? वो आवधिक खर्च कहलाता है, आवधिक कर्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आवधिक कर्ज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी क्या कार्य करता है? सॉरी, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये 57 आप समझ रहे हैं क्यों लिखा है? क्योंकि 55 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। पहली वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन करवाए थे, फिर उससे नेक्स्ट में मैंने 25 और करवा दिए थे, और आज हम फिर 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, यह कैसे किया जाता है, और कार्य करने की परिस्थितियाँ क्या है, ये किसके लिखित विवरण के रूप में दिया जाता है? तो कार्य अभिकल्पन मतलब जॉब डिज़ाइन, कार्य विवरण मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य विनिर्देशन मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन, कार्य अभिप्रेरण या जॉब मोटिवेशन। तो क्या बोल रहे हैं? एक कर्मचारी क्या कार्य करता है। अब कोई भी काम करना है, जैसे कि आपको किसी को बताना है कि मैंने ये काम किया, इस तरह से किया, तो इसका मतलब होगा कि आपने उसको अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि हमने ये काम किया है, इतना इतना किया है ना। तो आपको इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन या कार्य विवरण। कार्य विवरण यह बताता है कि एक कर्मचारी क्या कार्य करता है, कैसे करता है और किस प्रकार की परिस्थितियों में करता है। तो ये कौन बताता है? ये कार्य विवरण बताता है। इसके पहले के दोनों जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लेखा अवधारणा के अनुसार, लेखा अवधारणा मतलब होता है कि जो अकाउंट की जो अवधारणा होती हैं, जो वाणिज्य में क्षेत्र में बनी होती हैं अवधारणाएं, उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना जरूरी है। क्या संचालन करना जरूरी है? किसका संचालन करना लंबी अवधि के लिए जरूरी है? आर्थिक इकाई अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा या नगद अवधारणा। इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कैश कंसेप्ट, या क्या क्या कॉस्ट का कंसेप्ट है, कितनी लागत लगी है, कितना नगद कह है, और जो भी चल रहा है उसके बारे में जो कंसेप्ट है, जो भी काम चल रहा है एक संगठन के अंतर्गत, एक मैनेजमेंट के अंतर्गत, या आर्थिक इकाई अवधारणा। तो किसी भी लेखा में, अब किसी लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक इकाई भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन करना क्या क्या जारी रखेगा? तो ये रखेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो भी चल रहा है। अब देखो, भविष्य अनिश्चित काल तक करना है, संचालन करना है, तो गोइंग जो भी चीज़ चल रही है तो वहाँ पे आपको टिक लगा देना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहते हैं ना कि दिमाग में आप लोग कितना भी पढ़ लो ना, वो आएंगे ही नहीं, तो आपको उसका ट्रिक ही बना के याद करना पड़ेगा। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को क्या कहा जाता है?
उपभोक्ता के लिए उपलब्ध, मतलब उपभोक्ता मतलब जैसे कि आप किसी दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं तो आप उपभोक्ता ही रहेंगे। अब आपके लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु आपके लिए जो लोग उत्पाद बनाएंगे, जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों का सेट। तो आप जैसे कि रजिस्टर लेने जा रहे हैं। अब रजिस्टर लेने जा रहे हैं आप उपभोक्ता, इस रजिस्टर को कौन बना रहा है? तो बहुत सारे लोगों का एक समूह होगा, उसको क्या कहा जाएगा? पूर्तिकर्ता, जो आपको दे रहा है। फुटकर विक्रेता, पूर्तिकर्ता मतलब जो आप तक पहुंचा रहा है चीज़ों को। फुटकर विक्रेता मतलब जहां से आप खुली चीज़ ले रहे हैं। एक तो होता है थोक विक्रेता, जहां पे इकट्ठी चीज़ें मिलती हैं, और एक होता है फुटकर विक्रेता, जहां पे आप खुली चीज़ ले सकते हैं। अगला है मार्केटिंग चैनल्स, और चौथा है बिक्री प्रबंधक, मतलब जो बेचने वाला मैनेजमेंट देखते हैं। तो इस प्रकार के जो स्वतंत्र संगठन होते हैं, जो उपभोक्ता के लिए जो जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट के रूप में काम करते हैं, वो कौन होते हैं? वो मार्केटिंग चैनल होते हैं। कौन होते हैं? मार्केटिंग चैनल। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन, ये स्वतंत्र होते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जो जगह जगह बताते हैं कि ये आपके लिए सही है। तो मार्केटिंग चैनल्स जो होते हैं, जिम्मेदार स्वतंत्र संगठन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं को आपूर्ति, उत्पादन, निर्माणाधीन कार्य या वस्तु सूची। तो जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उसको सप्लाईज या आपूर्ति कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सप्लाईज या आपूर्ति बोला जाता है सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वह युग जिसे अर्थव्यवस्था में व्यापार संचालनों पर प्रतिबंध को कम किया और निजीकरण का विस्तार किया, वो क्या कहलाता है? तो देखिए, जब भी हम किसी चीज़ पर प्रतिबंध कम कर देते हैं तो इसका मतलब है हम बहुत ज़्यादा उदार हो गए हैं। तो ये प्रक्रिया भी जब भी व्यापार पर, उद्योगों पर जो सरकार का कड़ा प्रतिबंध था वो हटा लिया था 1991 में। 1991 में 3 चीज़ आई थी, औदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो जिस व्यवस्था के तहत व्यापार संचालन पर प्रतिबंध कम किया था वो क्या कहलाता है? वो उदारीकरण कहलाता है। अगला है, संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? नेतृत्व। कोई भी नेता ही किसी को प्रभावित कर सकता है। लीडरशिप ही अगर होगी तो ही उसको, लीडरशिप के द्वारा ही कोई किसी को प्रभावित कर सकता है। मतलब लीडरशिप मेन चीज़ होती है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। किसी भी संगठन का अगर लीडर प्रभावी होगा तो वो संगठन जरूर सफल होगा। अगला है, एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पादन की गतिविधियों को इस नाम से जाना जाता है। एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पादन की गतिविधियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? देखो, जब भी कोई चीज़ पैक करना हो, आपको अच्छा से डिज़ाइन करते हो तो जिससे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रय विक्रयकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रोन्नति या डिब्बाबंदी। इसमें आंसर इसका और इसमें से होगा, आपको पहले एलिमिनेट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए या डिब्बाबंदी मतलब पैकेजिंग के लिए। तो जब भी कंटेनर की डिज़ाइनिंग और उत्पादन की गतिविधि कंटेनर की डिज़ाइनिंग होती है तो उसको उत्पादन की किस गतिविधि के नाम से जाना जाता है? पैकेजिंग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी भर्ती के और ग्रुप 2 के नोट्स हैं। अगर आप ग्रुप 2 के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलेंगी। साथ में आपके लिए ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। रोज़ महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। और ये मैं बोलूँगी ना कि ये एक प्रकार की कोचिंग है और एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारे अपडेट यहाँ पे दिए जाएंगे। कोई पेपर हो जाता है तो उसके प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे। मतलब आपकी यहाँ पे संपूर्ण तैयारी होगी। इसके अलावा ये बुकलेट आप देख सकते हैं, प्रबंधन की है, इसमें थ्योरी हैंड रिटन है। दिमाग में ऐसा परेशानी नहीं पड़ेगी प्रबंधन को देखकर। कंप्यूटर दक्षता है, गणित तर्क शक्ति है, हिंदी है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है,
भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, बजट आदि है। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। विज्ञान है 3000 वन लाइनर। सामान्य ज्ञान है और सामान्य अंग्रेजी। इन सब का चार्ज केवल 2199 है। भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। बाकी 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास ये नोट्स पहुँच जाएंगे। अगला है 2 या 2 से अधिक कंपनियों का एक में संयोजन, जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्थाएं अपनी पहचान खो देती हैं, को किस नाम से जाना जाता है। 2 या 2 से अधिक कंपनियों का, जब हम 2 या 2 से अधिक कंपनियों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं मर्जर। अब बोलते हैं ना इस बैंक का इस बैंक में मर्ज हो गया है, तो वो क्या कहलाता है, मर्जर कहलाता है। अगला है सभी व्यक्तियों, निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि सभी व्यक्तियों, निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक विशेष जरूरत को संतुष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट वस्तु के लिए निर्देशित इच्छा जो इसके लिए भुगतान करने की क्षमता से समर्थित है, क्या कहते हैं इसको, एक विशेष जरूरत। अब जरूरत क्या होगी, जो कि एक निर्दिष्ट वस्तु की इच्छा है, तो इसको वांट मतलब आवश्यकता कहते हैं, निर्धारित आवश्यकता बोलते हैं, मांग बोलते हैं या जरूरत बोलते हैं। तो अगर हम प्रबंधन की भाषा में बोलें तो ऐसी जरूरत जो किसी निर्देशित इच्छा को पूरे करती है और उसके लिए आप उसके लिए देखो, एक इच्छा वो होती है कि इच्छा तो होती है लेकिन हम खरीद नहीं सकते हैं, और एक वो होती है जिसको हम खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं मांग या डिमांड। तो एक विशेष ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट वस्तु की इच्छा क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन, नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन जो एक इकाई के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे नकदी उपकरण और अन्य ऐसे संसाधन, मतलब जो नकदी के मालिक हैं, किसी उपकरण के मालिक हैं और किसी संसाधन के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो जब भी कोई पैसा की बात होती है, कोई पैसा आपके पास है, कोई बड़ा वाहन आपके पास है, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सभी कहलाती हैं एसेट्स, मतलब संपत्ति है। किसके अंतर्गत आते हैं, सब जहाँ भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, एसेट्स आ जाएगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप भी की लिंक भी मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। और साथ में अगर आपका नंबर आपने मुझे व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिएगा ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। सेकेंड बात, अगर आपने इसके पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं दोनों पार्ट देख लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपके 2500 प्रश्न हो जाएँ। और पटवारी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो भी देखिएगा, करंट अफेयर्स के लिए करीब 1 से 1000 MCQ में लेके आने वाली हूँ, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। उच्च बाजार शेयर और उच्च बाजार विकास दर के साथ पोर्टफोलियो में उत्पाद को निम्न रूप से जाना जाता है। उच्च बाजार मतलब बाजार का जो शेयर हो वो बहुत ज़्यादा उच्च हो और बाजार की विकास दर भी उच्च हो, तो उसके साथ पोर्टफोलियो में जो उत्पाद है उसको किस नाम से जाना जाता है, ना डॉग के, ना क्वेश्चन मार्क से, ना कैश का, स्टार के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी भी उत्पाद की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, उसकी विकास दर बहुत ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक राजस्व व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की नीति को क्या बोलते हैं। लोक राजस्व व्यय और संबंधित और ऋण से मतलब जितना व्यय हो रहा है, जितना खर्च हो रहा है, जितना आ रहा है, ये सब के लिए एक नीति बनाई जाती है सरकार के तहत बजट के अंतर्गत। वो कौन सी नीति होती है, उसको फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। कौन सी, राजकोषीय नीति ये कहलाती है।
अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का परिप्रेक्ष्य जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्योन्य क्रिया में लोगों के व्यवहार, जरूरत एवं अभिवृत्ति को समझने के महत्व पर बल देता है, क्या कहलाता है? तो ये मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कहलाता है। प्रबंधन का ऐसा परिप्रेक्ष्य जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्योन्य क्रिया में लोगों के व्यवहार, जरूरत एवं अभिवृत्ति को समझने पर बल देता है, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। जब व्यवहार को समझ रहा है, जरूरत को समझ रहा है, तो वो कैसा होगा? मानवतावादी होगा। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ में आपको अपने जो पटवारी का नोट्स लिया होगा तो आपको एक ग्रुप मिला होगा, उसमें मैं सेंड कर दूंगी, तो आप इसको एक बार और लगा लीजिएगा। समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक प्रणाली जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है, क्या कहलाती है? तो सार्वजनिक और निजी दोनों को महत्व देने वाला जो प्रक्रिया है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकर्ण विनिमय, जिनमें टीम संचार भी शामिल होता है, क्या कहलाता है? तो जिसमें टीम संचार शामिल होता है वो समस्तरीय संचार कहलाता है। जिसमें टीम जो संचार भी शामिल होता है वो क्या कहलाता है? समस्तरीय संचार कहलाता है। मौजूदा एवं नव कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मौजूदा एवं नव कर्मचारियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए जो आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रशिक्षण। नए लोगों को जब भी किसी जॉब में दिया जाता है, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा पटवारी या दूसरी पोस्ट में, तो आपका सबसे पहले क्या दिया जाएगा? आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? जब एक से दूसरा में जाते हैं तो उसको जॉब रोटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का जॉब रोटेट होता रहता है, मतलब एक से दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये नियंत्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नियंत्रण कहलाते हैं। अगला है, एक ऐसा उद्यम जो कम से कम दो देशों में उत्पादन संस्थानों का प्रबंधन करता है अथवा सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो ये बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता है। एक ऐसा उद्यम जो कम से कम दो देशों में उत्पादन संस्थाओं का प्रबंधन करता है अथवा सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगम कहलाता है। अगला है, संगठन के अंतर्गत एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं उनको हम ग्रैब बाइन कहते हैं। एक संगठन में यह एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क रहता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया था कि अनौपचारिक संचार नेटवर्क में क्या आते हैं? तो ग्रैब बाइन आते हैं, जो कार्यस्थल में जो भी बातें होती हैं वो पहुँचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह जो एक समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रतिबद्ध होते हैं को पूरा करने के लिए प्रयासों पर बातचीत और समन्वय करते हैं, क्या कहलाते हैं? टीम कहलाती है। दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह जो आपस में अपने व्यवसाय की बातें करते हैं वो क्या कहलाता है? वो टीम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाला ब्याज अदा करने का वचन देता है, क्या कहलाता है? देखिए, हम बोलते ना हमने उसके साथ उस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए। कोई किसी के साथ अगर कोई समझौता करता है तो उसका जो प्रमाण पत्र रहता है वो क्या कहलाता है? वो बॉन्ड कहलाता है। वह प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर निर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाला, जैसे कि आपने मुझसे ऋण लिया है और आपने मुझसे 10 दिन के लिए लिया है, छोटे शब्दों में समझ लेते हैं, 10 दिन के लिए लिया है और 10 दिन में आपने मुझसे 10,000 रुपये लिया है और आप मुझे 10 दिन बाद 10,200 रुपये वापस करेंगे। तो ये इसके लिए एक कागज़ पर तैयार हो जाएगा, एक प्रमाण पत्र बन जाएगा और उस पर ये लिखा जाएगा कि आप इस तारीख तक मुझे इतना पैसा वापस कर देंगे। तो वो जो प्रमाण पत्र होगा वो क्या कहलाएगा? वो बॉन्ड कहलाएगा। एक प्रकार का संघर्ष प्रबंधन
जो जिसमें लोग पारस्परिक लाभ चर्चाओं में संलग्न होते हैं और एक संयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं, जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। किस नाम से जाना जाता है? परिहार तो होगा नहीं, परिहार मतलब तो होता है इसमें निषेधात्मक आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं। समंजन भी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा तो कंपटीशन होता है। बात है संधि वार्ता, नेगोशिएशन। संधि वार्ता में क्या होता है कि दो लोग जो होते हैं आपस में लाभ के लिए अब कुछ एक व्यक्ति अपनी बात रखेगा, दूसरा व्यक्ति अपना बात रखेगा और फिर दोनों बात को स्वीकार कर लेंगे, तो वो क्या हो जाती है, वो संधि हो जाती है। इस संधि के तहत स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज भी हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सअप पर नोट्स ले सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं। ये टेलीग्राम नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जीके विद आकांक्षा से सर्च करेंगे, 3 से 4 ग्रुप हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।